नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्व को लेकर। महत्व क्या होता है मूल्यांकन प्रक्रिया का? देखिए, जैसे ही मूल्यांकन की बात आएगी तो मूल्यांकन की बात आते ही हमारे मन में सहज ही कुछ बिंदु आते हैं। जैसे मूल्यांकन सुनते ही हमारे मन में आता है कि कोई परीक्षा होगी, उस परीक्षा में विद्यार्थी का प्रदर्शन कैसा है इस बात की जांच की जाएगी। जबकि यदि हम मूल्यांकन बहुत संकीर्ण अर्थों में यह अर्थ होता है मूल्यांकन का कि एक परीक्षा होगी या किसी भी माध्यम से जांच की जाएगी, विद्यार्थी कक्षा में प्रगति कैसी है इस बात को जांचा जाएगा। ये बहुत संकीर्ण अर्थ है। यदि हम व्यापक अर्थ में बात करते हैं मूल्यांकन का, तो व्यापक अर्थों में यदि हम समझें तो मूल्यांकन में कई सारे बिंदु शामिल होते हैं, जिनमें से ज्ञानात्मक पक्ष एक बिंदु है। बात समझ पाए? यानी कि ज्ञानात्मक के अलावा यदि हम देखें विद्यार्थी का भावात्मक विकास कितना हुआ है, विद्यार्थी का संवेगात्मक विकास कितना हुआ है, विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, ये सारे बिंदु शामिल होते हैं मूल्यांकन में। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी यदि हम बिंदुवार तरीके से समझें तो एक बिंदु हम मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्व के बारे में यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। बात समझ पाए? क्या केवल मूल्यांकन ऐसा होता है कि परीक्षक ने किसी विषय वस्तु को पढ़ा दिया, कोई पाठ्यक्रम पूरा हुआ, उस पाठ्यक्रम के बाद में एक निश्चित समय के बाद में परीक्षा आयोजित हुई, उस परीक्षा में विद्यार्थी ने प्रदर्शन किया, क्या मूल्यांकन केवल इस तरीके से होता है? या हम ये कहें कि प्रतिदिन हर दिन कक्षा में विद्यार्थी का मूल्यांकन होता है, क्या यह कहना गलत होगा? तो मूल्यांकन के महत्व की जब हम बात करते हैं तो एक बिंदु हम कहते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। अब आप इसको समझिए, क्योंकि शिक्षक निरंतर शिक्षण का कार्य कराते हैं, तो जब शिक्षक शिक्षण का कार्य निरंतर करा रहे हैं तो मूल्यांकन भी निरंतर होता है। आप समझ पाए? यानी कि हर कक्षा में, बेशक उसके लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई, लेकिन जैसे ही शिक्षक एक दिन कक्षा पढ़ाने के बाद दूसरे दिन कक्षा में आएंगे तो उनको विद्यार्थियों की प्रगति का तो अनुमान होता ही है कि जो पिछली कक्षा में हमने जिन बिंदुओं को समझा था, विद्यार्थियों के अंदर उन बिंदुओं को समझने के बाद उनके व्यवहार में, उनके ज्ञान में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, यही तो मूल्यांकन है। यानी कि यदि हम कहें कि मूल्यांकन के लिए, यदि आपसे ऐसे कथन दे दिया जाए कि मूल्यांकन केवल परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, तो यह बात गलत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि मूल्यांकन के लिए केवल एक निश्चित समयावधि के बाद परीक्षा आयोजित करा लेना, उसके माध्यम से विद्यार्थी की केवल ज्ञानात्मक वृद्धि कितनी हुई है, उसको कितने ज्ञान की प्राप्ति हुई है, केवल यह पता चल सकता है। जबकि जब हम कह रहे हैं कि शिक्षण कार्य निरंतर चलता रहता है, तो ठीक इसी प्रकार से मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पहला बिंदु स्पष्ट हुआ। दूसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो हमने जैसा कहा कि एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या यह कहना अनुचित होगा? यदि हम कहें, व्यवहार की दृष्टि से यदि देखते हुए हम कहें कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, एक ये ब्रॉड प्रोसेस है, क्या यह गलत होगा? यदि आप व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे, आप कहेंगे कि मूल्यांकन से विद्यार्थी के लगभग सभी पक्षों को जांचा जाता है। यानी कि जब हम व्यापक प्रक्रिया कह रहे हैं तो इसमें कितने बिंदु शामिल हो गए? इसमें ज्ञानात्मक पक्ष शामिल हुआ, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष शामिल हुआ, इसमें विद्यार्थी का भावात्मक पक्ष शामिल हुआ। आप समझ पाए? इसमें विद्यार्थी का क्रियात्मक पक्ष भी शामिल हुआ कि विद्यार्थी की क्रिया कैसी है। आप समझ पा रहे? विद्यार्थी के संवेगों का कितना विकास हुआ है। जैसे मैं हमेशा एक कक्षा में एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए किसी जगह कोई व्यक्ति एक जानवर का खेल दिखा रहा है, देखा होगा आपने भी। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर उस जानवर द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर या उस खेल को देखकर आनंद की प्राप्ति हो किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो इस बात से चिंता में आ जाए कि ये सारी चीजें सिखाने के लिए जानवर के साथ में कितना अत्याचार भी हुआ होगा। बात समझ पा रहे हैं कि उस जानवर को ये सारे इशारे सिखाने के लिए उसके साथ ये पूरी प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई होगी, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो चिंता का बिंदु हो जाए।
बात समझ पाए। अब इन दोनों व्यक्तियों में यदि आप पाएंगे तो अंतर क्या है, इन दोनों में वो जो भावात्मक पक्ष की हम बात कर रहे हैं यही तो अंतर हुआ। कोई व्यक्ति हो सकता है कि जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चे ऊंची ऊंची रस्सियों पर चलकर खेल दिखाते हैं, तो कोई व्यक्ति हो सकता है उस कला को देखकर किसी को आनंद की प्राप्ति हो रही हो, किसी को उसमें रुचि आ रही हो, किसी को अच्छा लग रहा हो देखना, उसे हर्ष हो रहा हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति होगा जो उनकी मजबूरी की वजह से, कि इनको मजबूरी में आकर स्कूल जाने का समय है, इस आयु में शिक्षा प्राप्त करने की आयु है, वो व्यक्ति चिंता में आ जाए दूसरा व्यक्ति। तो ये अंतर क्या है, ये अंतर यानी कि यदि हम मूल्यांकन की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये भावात्मक पक्ष का यानी कि अंतर हुआ, ये संवेगात्मक स्तर पर अंतर है, इमोशंस के स्तर पर अंतर है। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो मूल्यांकन को जब हम कहते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि जितने भी परिवर्तन हम देखते हैं, चाहे ज्ञानात्मक पक्ष में देखें, भावात्मक पक्ष में परिवर्तन देखें, क्रियात्मक पक्ष में देखें या अन्य पक्षों में हम परिवर्तन देखें, तो इन पक्षों को भी तो जांचा जाता है कि इन पक्षों में वृद्धि हुई है या नहीं, या इन पक्षों को लेकर सभी पक्षों को विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो उनमें कितना परिवर्तन हुआ है, विद्यार्थी के हम समग्र रूप से यदि बात करें तो व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। इसके लिए तो कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती, लेकिन मूल्यांकन में तो यह भी शामिल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। बिंदु स्पष्ट हुआ सहजता के साथ। एक बिंदु हम कह सकते हैं महत्व पढ़ते समय कि मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक सोशल प्रोसेस भी है। कैसे? यदि हम देखें तो शिक्षा के उद्देश्य या एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात करें तो उसके अधिगम के उद्देश्य सिर्फ इतने नहीं होते कि उसको शिक्षा प्राप्त करनी है और उसको अपनी आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी ले लेनी है, कोई व्यवसाय कर लेना है। शिक्षा का केवल ये उद्देश्य तो है नहीं। ये तात्कालिक तो हो सकता है कि तात्कालिक उसकी आवश्यकता ये हो सकती है, या एक उद्देश्य तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, समाज के कुछ आदर्श होते हैं, समाज की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? जब आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं, अपना शोध कार्य पूरा करते हैं, तो आपको यह बताना पड़ता है ना कि आपका जो विषय है ये समाज के लिए कैसे प्रासंगिक है या इससे समाज को क्या लाभ होगा। तो यानी कि समाज की कुछ आवश्यकताएं हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो सामाजिक प्रक्रिया यदि हम मूल्यांकन को कह रहे हैं, किन अर्थों में कह रहे हैं? क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, समाज के आदर्श और समाज की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं है, या यदि है, मान लीजिए आंशिक रूप से है, तो किस स्तर तक है। इन सभी चीजों का भी तो मूल्यांकन होता है। तब हम क्या कह देते हैं कि मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब इन सभी पक्षों के बारे में जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है, तो मूल्यांकन का महत्व है। बिंदु स्पष्ट हुआ? कोई समस्या नहीं आएगी यहां तक में। समाज के ध्यान रखना है कि समाज के कुछ आदर्श होते हैं। अब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जब आप शिक्षक के दृष्टिकोण से देखेंगे इस बिंदु को, यदि हम शिक्षक और विद्यार्थी और समाज तीनों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो आप पाएंगे कि जब एक शिक्षक कक्षा में जाते हैं तो शिक्षक के अपने उद्देश्य होते हैं, जब विद्यार्थी कक्षा में जाता है तो विद्यार्थी के अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन वहीं समानांतर रूप से उस समाज के भी, जो वो समाज है उस समाज के भी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों से संबंधित कुछ उद्देश्य होते हैं। बात समझ पाए? समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, समाज के कुछ आदर्श होते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। अब शिक्षण के समस्त उद्देश्यों की यदि बात करेंगे तो वो इन सभी चीजों के, समाज के आदर्श के अनुरूप है या नहीं, समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप है या नहीं, समाज की आवश्यकता के अनुरूप है ना या नहीं, इन सब का पता करने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि इन अर्थों में हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक बिंदु महत्व पढ़ते समय हम क्या कह सकते हैं? उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता यानी कि जब हम उद्देश्य की बात, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षक के भी उद्देश्य होते हैं। जैसे सरल शब्दों में समझे, शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं?
शिक्षक अपनी कक्षा में जाएंगे, शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, शिक्षक के उद्देश्य सहज जितने मौलिक विचार आपके मन में आ सकते हैं केवल उनकी बात करेंगे, विस्तार से नहीं, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, जितने सहज विचार बनने चाहिए उनकी बात करते हैं। जब हम कहें कि कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक के अपने उद्देश्य होते हैं, क्या हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि मैं समय पर, निर्धारित समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर दूं, एक बात हो जाएगी। दूसरी बात, मैं जितने बिंदुओं को, जितनी अवधारणाओं को, जितने सिद्धांतों को स्पष्ट करूं, मेरे विद्यार्थी सहजता के साथ उन्हें समझ पाए, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हो, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आए। बात समझ पा रहे हैं? जब विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो विद्यार्थी के अपने लक्ष्य होंगे। विद्यार्थी के क्या लक्ष्य हो सकते हैं कि मैं जिन चीजों को शिक्षक पढ़ाएंगे उन चीजों को अच्छे से समझ लूं, मैं परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, मैं बहुत अच्छे परसेंटेज ले आऊं, मैं अच्छे कॉलेज में जाकर फिर एडमिशन ले लूं, मैं अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर लूं, अच्छा जीवन यापन करूं, खूब तरक्की करूं। विद्यार्थी के अपने लक्ष्य हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि इन्हीं के साथ साथ समाज के अपने उद्देश्य हो सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि जब उद्देश्य की बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम कोई कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते, सामान्यतः, केवल सामान्य अर्थ हम बात कर रहे हैं कि हम कोई कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते। ठीक, तो ऐसे ही जब शिक्षण कार्य होगा, अधिगम कार्य होगा, जब ये पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी, इसके भी अपने उद्देश्य होंगे। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, किस सीमा तक हुई है, इसकी जांच कैसे होगी? मूल्यांकन से होगी। कक्षा में विद्यार्थी की प्रगति कितनी है, कक्षा में यदि हम समस्त विद्यार्थियों के साथ में तुलना करते हुए देखें कि विद्यार्थी के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, यह कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन से पता चलेगा। यानी कि मूल्यांकन आवश्यक है। यानी कि जो पाठ्यक्रम जैसे निर्धारित है, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को शिक्षक ने पढ़ाया, अब विद्यार्थी ने उस पाठ्यक्रम को पढ़कर, समझकर जब परीक्षा दी, तो इससे पता क्या चलेगा कि कक्षा की प्रगति कितनी हुई है, कक्षा की प्रगति किस स्तर तक हुई है, कैसी प्रगति हुई है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रगति ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से प्रगति ना हुई हो, या असफल हुए हो, या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति ना हुई हो। वो आंशिक स्तर पर हो सकती है, या हम ये कहें कि लगभग स्तर पर जो शिक्षण के उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए, लेकिन कुछ स्तर पर कमी रह गई। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हम ये कहते हैं कि किसी के 90% अंक आए तो 10% नहीं आए, तो इसको क्या कहेंगे कि वो विफल है या वो सफल है? 90% अंक आए ना, लेकिन इसको देखने के भी दो नजरिए हो सकते हैं कि जब आपने सारा पाठ्यक्रम पढ़ा था तो आपको पूरे पाठ्यक्रम, यानी कि आपकी प्रगति 10% कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, जो उपलब्धि विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है, उस उपलब्धि का स्तर कैसा है, किस स्तर तक की उपलब्धि प्राप्त हुई है, इन सभी की जांच कैसे होगी? जब मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के लिए यानी कि एक मूल्यांकन पत्र बनेगा, प्रश्न पत्र जो हम कहते हैं, वो प्रश्न पत्र बनेगा, उससे विद्यार्थी परीक्षा देंगे। फिर यहीं से ये जो प्रगति, ये जो विद्यार्थी की उपलब्धि है, इसी से पता चलेगा, इसी से अनुमान लगाया जा सकेगा कि आगामी जो शिक्षण का स्वरूप होगा वो कैसा होगा। यानी कि जो हम बात करते हैं कि मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों का नहीं होता, हमने पहले भी बात की है, मूल्यांकन शिक्षक का भी तो होता है। जब हम एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधि अपनाई गई, जिस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई, यदि उस विधि से पढ़ने के बाद विद्यार्थियों का सामान्य प्रदर्शन, हम ये कहें कि लगभग सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन औसत से बेहतर है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि वो शिक्षण विधि अच्छी है। यदि ये देखा जाए कि पूरी कक्षा का, जो कक्षा के सभी स्तर के विद्यार्थी, प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर, इन सभी का प्रदर्शन कैसा रहा है, औसत से कम रहा है, तब हमको क्या होगा, यानी कि जो शिक्षण पद्धति थी, जो विधि थी, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षण का स्वरूप कैसा हो, यह भी तो निर्धारित होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? यानी कि ये जो विद्यार्थियों की प्रगति या उपलब्धि का आकलन किया जाता है, इसकी जांच की जाती है, इसी से पता चलता है कि आगामी शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? उद्देश्य निष्ठा को लेकर कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु हम कह सकते हैं कि ये रचनात्मक, या आप कह सकते हैं इसको निर्माणात्मक प्रक्रिया है। रचनात्मक प्रक्रिया आप कह सकते हैं, या निर्माणात्मक प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं।
बात समझ पाए? यानी कि जब हम निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया करें, इसका अर्थ क्या हुआ कि मूल्यांकन से ही, जो हमने अभी बात की कि जो शिक्षण विधियां हैं या हम कहें शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए जो उद्देश्य हैं और विद्यार्थी के द्वारा निर्धारित किए गए जो उसके लक्ष्य है, अपने उद्देश्य हैं, उनकी उपलब्धि या उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, किस स्तर तक नहीं हुई है, क्या विद्यार्थी अपने बारे में, उसके जो अधिगम की प्रभावशीलता है उसके विषय में सही निर्णय लेने के योग्य है। तो ये सही निर्णय लेने के योग्य बनाने वाली जो बात है, ये पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? मूल्यांकन से पता चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? यदि हमें शिक्षण विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें यह पता कैसे चला, यह जानकारी कैसे हुई कि शिक्षण विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता है, हमें अपने जो तरीके हैं उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, पता कैसे चला? जब मूल्यांकन हुआ। जैसे विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं कि वो अपनी रणनीति में सुधार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विद्यार्थी को मान लीजिए एक बार उसने परीक्षा दी, उस परीक्षा में उसको सफलता हासिल नहीं हुई, मनवांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, तो वो क्या करते हैं कि मेरी थोड़ी ना रणनीति गलत हो गई थी। अब ये जो निर्णय लेने वाली बात है, ये जो विद्यार्थी निर्णय ले पा रहा है कि मेरी रणनीति सही थी या मेरी रणनीति गलत थी, ये वो निर्णय लेने में सक्षम कैसे हो पा रहा है? मूल्यांकन की वजह से सक्षम हो पा रहा है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया एक रचनात्मक या आप कह सकते हैं निर्माणात्मक प्रक्रिया है। बिंदु स्पष्ट हुआ? एक महत्व यह भी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी केंद्रित किन अर्थों में हम कह रहे हैं विद्यार्थी केंद्रित? क्योंकि जब हम देखते हैं मूल्यांकन के माध्यम से कि विद्यार्थी ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, विद्यार्थी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा मूल्यांकन से। यानी कि जब विद्यार्थी के हम बात करेंगे कि जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो अपेक्षा की गई थी कि इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद या इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, तो वो परिवर्तन आया है या नहीं आया है, इन सभी बातों का पता कैसे चलेगा? मूल्यांकन से पता चलेगा। यानी कि विद्यार्थी केंद्र में है। जब हम पढ़ते हैं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां और अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां, तो वहां यह बिंदु पुनः आपके सामने आता है। तो यहां क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्यार्थी केंद्र में है कि विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष में विकास हुआ है या नहीं, उसके भावात्मक पक्ष में वृद्धि हुई है या नहीं, या हम अन्य जितने भी पक्ष ले लें, संवेगात्मक पक्ष ले लें, उसका क्रियात्मक पक्ष ले लें, इन सब में परिवर्तन हुआ है या नहीं, या समग्र रूप से बात करें तो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं, इन सभी बिंदुओं का आकलन हम किसको केंद्र में रख के कर रहे हैं? विद्यार्थी को। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक महत्व क्या है कि वो विद्यार्थी केंद्रित होती है। यानी कि मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? एक अंतिम बात हम इसमें कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं सहभागी निर्णय, या आप कह सकते हैं सहकारी निर्णय। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम जब अब आधुनिक परिवेश में जब मूल्यांकन की बात करते हैं, पहले क्या होता था, परंपरागत रूप से यदि बात करेंगे तो पहले केवल शिक्षक होते थे जो विद्यार्थी के मूल्यांकन में शामिल रहते थे। किंतु अब वर्तमान में क्या है कि जो विद्यार्थी के मित्र हैं या विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं या जिन शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया है उसके अलावा जो अन्य शिक्षक हैं वो भी विद्यार्थी के मूल्यांकन में शामिल रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यदि हम परंपरागत रूप से पहले की बात करेंगे तो पहले क्या होता था, पहले यदि गुरु परंपरा की बात करें तो गुरु अपने शिष्यों का मूल्यांकन करते थे, तो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी स्तर तक समाज भी शामिल रहता था। तो ऐसे ही जब हम आज वर्तमान की बात करते हैं तो अब विद्यार्थी के मूल्यांकन में जो निर्णय लिया जाता है उसमें उसके मित्र भी शामिल होते हैं, विद्यार्थी के अभिभावक भी शामिल होते हैं और अन्य शिक्षक भी शामिल होते हैं। इन अर्थों में कहा जाता है कि सहभागी निर्णय लेने में महत्व है मूल्यांकन का। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो मैं ये अनुमान करता हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि मूल्यांकन का क्या महत्व है, इस पूरे प्रोसेस का, पूरी प्रक्रिया का क्या महत्व है, इस बात को लेकर आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हुआ होगा। आपको कुछ समझ बूझ आपकी बनी होगी मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्व को लेकर।
बिंदु स्पष्ट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।